आई एम हैप्पी। एंड रिजल्ट आने से पहले किसी को सर नहीं पता होता है कि सिंगल डिजिट में आएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो ऊपर वाले से यही दुआ करता है आदमी कि पीडीएफ में नाम आ जाए। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं कोई नहीं सोचता है कि प्रेफरेंस जब भरना रहता है तब तो बीएएस या बीपीएस इस तरह से जो भी प्रेफरेंस रहता है, बट सबके दिल में यही एक चलता है सर कि बस पीडीएफ में नाम आ जाए, इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो वो सर है कि मतलब डेस्टिनेशन तो कुछ और था, बट जिंदगी जहां भी ले जाए इंसान को खुश रहना चाहिए। खालिद का मतलब क्या होता है सर? नाम का आपके क्या मतलब है? सर कहीं पढ़ा था जन्नत होता है और हयात मतलब जिंदगी होता है। तो इस जन्नत में दोनों को अगर जन्नत की जिंदगी जन्नत की जिंदगी अब कहा जन्नत में जिंदगी और जन्नत की जिंदगी का अंतर है क्या कुछ सर? जन्नत में जिंदगी में सर इसका मतलब हो जाता है कि वो इटर्नल लाइफ हो जाता है। अच्छा। जन्नत स्वर्ग जो हेवन है सर या पैराडाइज है वो मरने के बाद ही मिलेगा। बट अगर एक लिहाज से देखा जाए, अगर इंसान अपनी जिंदगी को एक सही मार्गदर्शन दे और सही वे में लेके चले तो इसी दुनिया में वो अपनी जिंदगी को जन्नत बना सकता है। इंसान चाहे तो सर जन्नत बना सकता है जिंदगी, इंसान चाहे तो बना सकता है। हाँ बना सकता है सर। तो परिस्थितियां छोटी खुशियों में खुश रहना। आपको क्या लगता है सर कि परिस्थितियां ज्यादा तय करती हैं जन्नत और दोजख, आपको और नरक, या फिर इंसान ज्यादा तय करता है? ज्यादा रोल किसका है हमारे होने में? ये तो सर कहना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी इंसान के जो डीड्स हैं, जो कृत्य हैं, वो डिसाइड करते हैं। बट मैं उस लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ सर। जो लाइफ अभी हम लोग जी रहे हैं, जो इस अर्थ पे जी रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी को हेवन एंड हेल दोनों बना सकता है, स्वर्ग और नरक दोनों स्थिति में ला सकता है अपने एक्ट से। और कर्म का जब फल ही ना मिले तो फिर क्या होता है सर? मेरा ऐसा मानना है सर कि मैं थोड़ा सा इस पे फिलोसफिकल जाऊंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, आप फिलोसफिकल भी जाइए, आप डीप भी जाइए। यस। यहाँ पास मैं ऐसे चाहूंगा सर कहना कि मैंने महसूस किया है या मैंने देखा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हर कोई करता है। आप हो, हम हो, XYZ कोई भी हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हर कोई करता है। एंड एवरीबॉडी नोज कि भाई मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैंने कितनी ईमानदारी के साथ मेहनत की है और मुझे जो फल मिला है वो एकदम सही मिला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई इस वर्ल्ड में कोई भी एक, जैसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं इस चीज को बहुत यूज करता था। बीच में क्या होता था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे इतना घंटा देना चाहिए कि नहीं। तो फिर देन उसके बाद मुझे मेरे दिमाग में एक शुगर कंसेप्ट आया। वो कोई उसको चाहे तो वो चावल कंसेप्ट ले ले, व्हीट कंसेप्ट ले ले, मैं शुगर कंसेप्ट लेके चलता था, क्योंकि इंडिया में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। तो शुगर कंसेप्ट ये मैं समझता था सर कि एज अ ह्यूमन बीइंग ऊपर वाले ने इस अर्थ पे उसको एक लाइफ स्पैन के लिए भेजा है, एक टाइम के लिए, एक मुकर्रर वक्त के लिए। और हर एक चीज का ऊपर वाले ने एक लिमिट बना दिया है उसकी लाइफ में कि भाई ये आदमी 70 साल इस दुनिया में रहेगा, उसकी लाइफ शुरू से ऐसे स्टार्ट होगी। ये तो इसको शुगर कंसेप्ट में मैं अगर प्रिसाइज होके बोलूं तो एक इंसान अपनी जिंदगी में मान लेते फॉर एग्जांपल 300 केजी चीनी खा सकता है। अब 300 केजी चीनी वो 30 साल में खा ले, 50 ईयर्स में खा ले या 70 ईयर्स में खा ले। उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपको डायबिटीज हो गया है, चीनी बंद। इसको मैं अपने एग्जाम में यूज करता था सर। मेरा ये मानना था कि ऊपर वाले ने कहा कि भाई अगर XYZ जो भी है ये 300 घंटा पढ़ लेगा ईमानदारी के साथ, एंड जो मतलब ऑब्वियसली जो एग्जाम के लिए जरूरी वाली चीजें हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, जो भी चीजें हैं, एक जो स्टैंडर्ड वे में अगर वो पढ़ लेगा, देन उसका 300 घंटे अगर ये पढ़ लेगा तो उसका PT हो जाएगा। अब वो 300 घंटा
वो 1 साल में दे दे, 2 साल में दे, 3 साल में दे, 4 साल में दे, जिस दिन उसका 300 घंटा वो प्रॉपर जो कोरम है वो पूरा होगा, उसका पीटी हो जाएगा। इससे फायदा ये होता था सर, एक तो ईमानदारी बनी रहती थी जो काम कर रहे हैं, और दूसरा अंदर से एक सेल्फ बोस्ट करने के लिए या मोटिवेशन के लिए ये बहुत कारगर यूज होता था। मे भी हो सकता है आपको लगेगा कि भाई क्या बकवास चल रही है, बट अभी आपने बोला सेल्फ बोस्ट, एक हिसाब से थोड़ा सा आत्म मुग्धता, नार्सिसिस्ट टाइप की स्थिति की, यस मैं कर लूंगा, अपन कर लेगा, इस टाइप का। हाँ जी हाँ। तो एक बचपन में मैं कहीं पढ़ता था कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो हमेशा यस आई कैन, यस बी कैन करते रहते हैं, मराठी में बोलते हैं मी करणार, अपन करेगा, मैं करेगा। एक होते हैं वो, एक लाइन अभी ध्यान में आया कि मेरी माँ कहती है कि दानी बटुए की क्षमता रखती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊँ इच्छा है नीच पतंगे की। कुछ लोग बहुत दीन वाली स्थिति में, दीनता वाली स्थिति में होते हैं, बड़े आस्तिक लोग भी होते हैं, उनसे कुछ भी बोलो तो हरी इच्छा, ईश्वर की इच्छा, जैसा खुदा करेगा, जैसा ऊपर वाला करेगा। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं, कि भाई 1000 बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे, कुछ इस भाव से रहते हैं। तो ये जो विजेता वाला भाव है, जो कहीं भी सरवाइव कर जाएंगे, ये वाला जो भाव है, और एक ये भाव है कि मैं तो, मेरी तो कुछ शक्ति है नहीं, जो कुछ भी है सब ऊपर वाले के हाथ में। ये 2 प्रकार के लोग होते हैं। इस यात्रा में मुझे लगता है कि मुझे 5 साल हो गए, आपकी भी यात्रा एक बहुत ढेर सारे ग्राफ से ऊपर नीचे हुई होगी, लंबी रही होगी। तो ऐसी यात्रा में आप किस प्रकार के व्यक्ति थे? सर मैं अगर अपने आप को लेके चलूँ तो शुरू में तो ऐसा लगता था यस आई कैन, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों नहीं होगा, ये भाव शुरू में था। बट धीरे धीरे जब 2-3 असफलताओं का सामना करना पड़ा, देन उसके बाद ऊपर वाले की याद आने लगी। कंडीशनल क्या बात है। मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, लेकिन अभी टोकना पड़ेगा कि मैं भूल ना जाऊं। मैं नास्तिक हूँ पूरी तरीके से। जी सर। मुझे किसी ईश्वर में कोई आस्था है? यस सर। दुनिया के किसी भी ईश्वर में, किसी भी धर्म में कोई आस्था नहीं। और क्लास 11th में मैंने एक मैगजीन थी आहा जिंदगी, वहाँ आती थी, तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा था, क्या डूबता हुआ व्यक्ति कभी नास्तिक हो सकता है? जब वो डूब रहा होगा तो दूर समंदर में कोई जहाज देखेगा, जहाज के ऊपर एक रोशनी लगी होती है जिसे बीकन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बीकन ऑफ लाइट को देख करके ही वो एक आशा संजोएगा मन में, काश वो मेरी तरफ आ जाए, काश मैं बच जाऊं। टाइटैनिक से कूदे जो यात्री थे, जो तैर रहे थे, डूब रहे थे, उनकी स्थिति से सोचिए, उसमें से कोई नास्तिक रहा होगा? कभी कभी मुझे लगता है कोई कितना भी ज़्यादा नास्तिक हो, कितना भी यस आई कैन वाला स्थिति हो, जब वो फेल होता है लगातार, जब वो थपेड़े परिस्थितियों के खाता है, असफलताओं के खाता है, मजबूत से मजबूत आदमी टूट ही जाता है। कभी नहीं सोचा था कि हिंदी साहित्य जो बचपन से ही घर में माहौल था, इतना पढ़ा, इतना सब कुछ था, उस हिंदी साहित्य में मुझे एवरेज मार्क्स से भी कम मिलेंगे, और जिनके टेस्ट में मुझसे बहुत कम आते थे उनको 1 ऑफ द हाईएस्ट मिलेंगे। आस्तिक तो नहीं हुआ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरी नास्तिकता में कहीं ना कहीं वो जो विरोध का जो भाव था ना, लड़ने का जो भाव था, देख लेंगे, वो टूट रहा है, वो दरक रहा है। ऐसे लग रहा है मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। ईश्वर की शरण में तो कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ ऐसे लग रहा है, दरक रहा है वो। आप कैसे? नहीं, मैं उस चीज को तो नहीं कहूँगा सर। हुआ क्या कि कोविड आया 2019 में, देन मैं बीपीएससी की तरफ मूव किया था, तो 65th बीपीएससी मैंने दिया। 65th बीपीएससी में ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम बीपीएससी का मेंस दे रहा था, तो स्टैट के मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए, 2 क्वेश्चंस जो थे वो गलत हुए। देन उसके बाद हिस्ट्री में 19 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया। ये सारी चीजें हुई। देन उसके बाद मैं इंटरव्यू का आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में मैंने ब्लैक कोट, स्काई कलर शर्ट, ब्लैक पैंट
स्काई कलर मोजा, ब्राउन या रेड जूता आप कह सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये डेडली कॉम्बिनेशन किसने सजेस्ट किया था? या एक बार अपनी प्रेमिका से पूछते आप। कोविड का टाइम था सर, और मैं बहुत जो अलग कपड़े थे थलग हो आपके घर गया। में वो सब पहन लिया आपने, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो पैंट तो सर नया सिलवाया था, एंड कॉम्बिनेशन बहुत गजब मैंने ले लिया था। मुझे लगा कि भाई गोविंदा का ये फिल्म हो गया, लाल शर्ट पीला पैंट। हाँ हाँ, वो हो गया सर। एंड देन जब मैं बोर्ड रूम में जाता हूँ, एंड जो मेंबर 2 थे, ही वाज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग एट माय सॉक्स। वो बस नीचे देख रहे थे, एंड उनके नीचे देखने की वजह से मैं इतना अपने आप को लो फील कर रहा था, कॉन्फिडेंस लूज कर गया कि मुझे लगा कि बस मुझे आप यहाँ से छोड़िए, उतना ही काफी मुझे है। बाहर जाना है। एंड मुझे 60 नंबर उन्होंने इंटरव्यू में दिया, कितने में 120 में 60 नंबर। तो जब फाइनली रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि 2 नंबर से पीडीएफ में मेरा नाम नहीं था। 532 या 530 कट ऑफ किया था, एंड आई गॉट 528। देन उसके बाद लगा कि भाई नहीं, अब 66 में मैं फोड़ूंगा। इस जज्बे के साथ यही मैं फीलिंग आती है ना पहली बार फेल होने के बाद फाइनल लिस्ट से कि हाँ। अब तो फोड़ देगा अपन। हाँ, yes। अब तो फोड़ के आएंगे, अब कोई नहीं रोकेगा। देन उसके बाद मैं गया, मैंने क्या किया, जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा गया, जीएस पेपर 2 भी बहुत अच्छा गया। ऑप्शनल में ऐसा हुआ कि एग्जामिनेशन हॉल में जिस स्कूल में मेरा पढ़ा था, और उस दिन बारिश हो रही थी तो अंधेरा बहुत हो गया था, तो सामने जो घड़ी लगी हुई थी वो विजिबल थी नहीं, और 6 क्वेश्चन करने रहते हैं सर। 6 क्वेश्चन में मैंने 7 क्वेश्चन कर दिया। करने थे 6 क्वेश्चन, मैंने अटेम्प्ट ले लिया 7 क्वेश्चन, एंड जब 7 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट लूंगा तो मैं कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी में और कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तो मेरा ऑप्शनल चला गया। तो फाइनल रिजल्ट आया। क्या था सर अच्छा, इस बार इंटरव्यू, हाँ सॉरी सर, ऑप्शनल आपका क्या था? ज्योग्राफी था 66 में। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब आने के बाद घर पे मैंने देखा कि यार 6 क्वेश्चन करना था, मैंने तो 7 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू में मैं गया, फाइनल जब रिजल्ट आया तो 9 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस बार मैं क्या सोच रहा था कि इस बार तो बहुत अच्छे से लिखा है, ज्योग्राफी एकदम लग रहा था कि भाई वो मॉडल आंसर है, सारी चीजें हैं, बट मार्क्स नहीं आए। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई टॉप 50 में तो रहेंगे, ये था दिमाग में, जहन में ये ख्यालात आ रहे थे। एंड रात के 10:30 बजे रिजल्ट आया था, और वो जो पीड़ा होती है ना सर, ना होना, तो आपको अपना दुख तो रहता ही है, साथ में आपके माता पिता रहते हैं या जो भी आपके भाई बहन हैं, उनका दुख देख के लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो चलो मैं निराश हो ही रहा हूं, दूसरों को भी निराश कर रहा हूं। बट सर फिर 67th आया, एंड 67th में जो गलतियां मैंने 65 में की थी और 66 में की थी, कोशिश किया कि उनको ना दोहराऊं। एंड मैं तो आस्तिक हूं सर, तो मैं कहूंगा कि ऊपर वाले की बहुत कृपा थी कि उन्होंने इन गलतियों को दोहराने का मौका ना दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग। सर लाइट गई? हाँ सर, अब ये एक मसला हो गया सर। अभी भी सर हम स्टूडेंट लाइफ ही में है सर। माय अपॉलॉजी सर। नहीं, आपकी गलती नहीं है, हम भारत में अब भी रहते हैं, इससे पता चलता है जहाँ लाइट जाती है। एक्चुअली ऐसा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो आप कुछ कह रहे थे सर कि फिर आपका ज्योग्राफी अच्छा हुआ, लेकिन वो अच्छा हुआ नहीं। तो हाँ, इस बार क्या हुआ कि फाइनली 9 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ सर, तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा टूट गया था। देन उसके बाद फिर ऊपर वाले की याद है, प्रभु किधर है प्रभु, कुछ सुन लीजिए।
देन उसके बाद सर जो गलतियां मैंने सर की थी पुरानी 65th में 66th में, कोशिश किया कि उनको ना दोहराएं एंड पिछली बार से ज्यादा एफर्ट लगाया एंड एफर्ट के साथ साथ स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया। 65th एंड 66th की आरटीआई कॉपी सर जो मंगाई थी उसका एनालिसिस किया, और भी जितने टॉपर्स थे कुछ कुछ के टॉपर्स के जो आंसर शीट मिले उसको एनालिसिस किया। देन उसके बाद एक सर सही रणनीति के साथ फिर दोबारा अपने आप को इकट्ठा करके फिर से दोबारा लगा, बटोरा जहाँ जहाँ से बिखर गए थे वहाँ वहाँ से बटोरा जहाँ से बिखर गए थे सबसे अपने आप को कहाँ से बटोरा बिखरे थे? फिर से एक भावनात्मक रूप से। एक सबसे जो आपने बड़ा सुंदर बात कहा, अभी मैं उसको उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। क्रिकेट मैच हम सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे। तो जब बचपन में क्रिकेट सुनता था, देखता था, और जब अंतिम ओवर में 10 रन बनाने होते थे या 2 विकेट लेने होते थे तो मेरे हाथ पैर कांपते थे, कैसे होगा। धोनी जब अंतिम खेल रहे थे, जब वो छक्का मारा 2011 वाला, तो मेरे पैर कांप रहे थे, कैसे होगा, मतलब डर रहे थे। लेकिन जब धोनी का लोगों ने इंटरव्यू किया तो धोनी ने कहा हम तो भाई सिर्फ गेम पे फोकस कर रहे थे, हर गेम की मेरिट पे खेल रहे थे, और गेम में जीत और हार होता है, उसमें क्या। जब मेरा अभी रिजल्ट आया यूपीएससी का, जीवन में इस रिजल्ट से ज़्यादा आश्वस्त मैं कभी हुआ नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि हर पेपर, हर विषय जिस तरह से प्लान किया था वैसा एग्जीक्यूट किया, उससे बेहतर एग्जीक्यूट किया। इवन इंटरव्यू के लिए जो मुझे अपना ताकत लगता था, इंटरव्यू के लिए भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे लगा नहीं, वन ऑफ दी बेस्ट प्रयास करना है। और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर, जिनके बारे में ऐसे परसेप्शन थे नंबर कम देते हैं, उन्होंने मुझे वन ऑफ दी हाईएस्ट दिया, 195 दिया। इन सब के बावजूद जब रिजल्ट आया और नहीं हुआ सर, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसी कोई बहुत पीड़ा हुई होगी, क्योंकि ये फैसला पहले ही कर चुका था कि मुझे कोई रेवेन्यू सर्विस नहीं करना है लंबे समय तक। अगर हो जाएगा तो ठीक है, आ गया रिजल्ट, रैंक आ गया। लेकिन अगर मुझे आईएएस या आईपीएस मिलता है तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज फिर जीवन में जो कुछ भी करना है वो करना है। क्योंकि आपने कहा कि इस धरती पर हम सब आते हैं एक उम्र लेकर के, एक रोल लेकर के, आपने शुरुआत में कहा, और मैं कहता हूँ हम धरती पे छुट्टी बिताने आते हैं। तो हमारी छुट्टी धरती पे जो भी है 60-70 साल 80 साल की, वो खूबसूरत होनी चाहिए सर। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने बस एक कमरे में होटल के काट लिया सारा जीवन। जैसे सर आप ये बातें अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग दोनों आदमी जॉब में हैं। तो जब जॉब में इंसान रहता है एंड उसके पास पैसे हैं तो फिलोसफिकल बातें तो हो जाती हैं, बट जो हमारी ऑडियंस है या जो भी सुनेगी वो भी स्टूडेंट लाइफ में है। उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि किस तरह से हमें एक नौकरी मिले, एक प्रेस्टिजियस जॉब मिले, आईएएस है, आईपीएस है या स्टेट पीसीएस है। तो वो इस चीज को ऐसे नहीं लेते हैं, वो अपने रोल को देखते हैं कि भाई मुझे एक आइडल बेटा बनना है। मेरे माता पिता मेरे ऊपर अगर विश्वास कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे उनके साथ खड़ा होना है। बहुतों के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जीवन संगनी को जो वुड भी होती हैं उनको वादा करके आते हैं बस 1 साल और वेट कर लो 2 साल और वेट कर लो, एंड उधर से उसके ऊपर जो प्रेशर रहता है, या किसी के घर के हालात अच्छे नहीं होते हैं, किसी की बहन की शादी के लिए कुछ पैसे नहीं, तो वो इन सारी चीजों को अपनी एक सिंगल रिजल्ट से कंपनसेट करने की कोशिश करता है। वो हमारे और आपकी तरह सर नहीं सोच पाता है कि भाई हम बस ये 70 साल की जिंदगी को हम एज अ हॉलीडे के लिए यहाँ पास जीने आए हैं, या बस हम यहाँ पास मौज मस्ती के लिए। अगर अच्छे, जैसे आपने कहा ना सर कि अगर आईएएस आईपीएस नहीं मिलता तो मैं रेवेन्यू सर्विस करने के लिए नहीं जाता। मेरा ये कहना है कि सर हर रिजल्ट, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है। हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा देखो, जिंदगी में कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है, ईमानदारी के साथ जो नौकरी करो बहुत सही है। और हमेशा कहते थे, मेरा 2 बार रिजल्ट हुआ नहीं हुआ तो पापा का ये नहीं था कि भाई क्या कमी रह गई, कभी उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने बस एक ही बात कही कि ईमानदारी से बेटा मेहनत करो, देने वाली जात ऊपर वाली है, ऊपर वाले के वो देगा, तुम अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ।
तो सर ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में एक ही बात अगर आपको होता है ना, पिताजी उतना बोलते तो नहीं है ना, पढ़ाई को लेकर कभी बोलते थे ना कुछ वो रहता था। जब बहुत ज्यादा मतलब देखते थे कि भाई अ, अब टूट जाएगा, तब कुछ सांत्वना वाले वर्ड्स वो जरूर बोलते थे। तो उसमें ये भी जरूर बोलते हैं कि ईमानदारी से मेहनत। तो मैं यही कहूंगा सर कि वैसे लोग जो लगे हुए हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि मैं तो लाइव एग्जांपल हूं सर। मैंने तो सर एक बार एक समय आकर ऐसा भी लगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरे बस की चीज नहीं है। बट उसके बाद सर वो मेंस के टाइम में, क्योंकि सर पीटी का रिजल्ट आने के बाद मेंस के टाइम में सर 45 डेज का टाइम था एंड 14 घंटा मैं दे देता था सर। हो नहीं पाता था कैसे दिया जाए, बट हाँ देना पड़ता है सर। तो जहां चाह वहां राह जो कहा जाता है ना सर, ठीक है एक बार आप गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, बट अगर लगे हुए हैं तो जरूर कामयाबी आपके कदम चूमती है सर। मैं इस चीज को कह सकता हूं। हाँ यूपीएससी में सर मैं इसलिए नहीं कहूंगा या आपके केस में क्योंकि मैं नहीं जानता हूं सर कि भाई आपने कैसा क्या लिखा। मैं फ्रैंकली से कह रहा हूं सर, मैं भी सर बुरा नहीं मानिएगा, बट मुझे नहीं पता है। बट आपको अपनी क्षमता के बारे में जरूर पता है, और आपने जैसा एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि इस बार जो बोर्ड था उसमें 195 नंबर आपको मिले। आप बचपन से आप निबंध जीते चले आ रहे हैं, तो निबंध में आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, आपका कोई सानी नहीं है, ठीक है। बट कभी कभी सर किस्मत जो होती है सर, वो हर इंसान को जो तैयारी कर रहा है, जो इस फेज से निकल चुका है, सबका एक ना एक उद्देश्य है, ऊपर वाले ने वो डिसाइड करके रखा है। तो मैं तो यही कहूंगा सर कि मतलब लाइफ बहुत अनसर्टेन है। जब इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता है तब बहुत कुछ हो जाता है, जब सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है तो कुछ हो नहीं पाता है। तो सर वो जो मैंने कहा कि मैंने सोचा था कि अगर आईएएस या आईपीएस मिलता है तो जीवन में उसे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज रेवेन्यू सर्विस या बाकी कुछ मिलता है तो ऑफ कोर्स रैंक आएगा, ज्वाइन करूंगा, पर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसके पीछे यही सोच थी कि, और ये उन दर्शकों के लिए है या जो लोग इसे सुनेंगे देखेंगे, कि आज ठीक ठाक सैलरी मिलती है, ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसी नौकरी करता जिसका नेचर ऐसा ही होता, डेस्क जॉब होता, ऑफिस के अंदर कमरे के अंदर सिमट करके जीवन रह जाता, तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता। हर व्यक्ति का एक कोर मोरल कैरेक्टर होता है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है। मेरा स्वधर्म है सामाजिकता, मेरा स्वधर्म है खुद को अभिव्यक्त कर पाना, मेरा स्वधर्म है अपने जीवन में जिंदादिली को बचाए रखना, बनाए रखना। मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी बाकी सर्विस में वो एक्सपोजर, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से शायद मैं संतोषपूर्ण नौकरी नहीं कर पाता। तो हरिवंश राय बच्चन का एक लाइन था कि लाइन है कि मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा। शुरू में लगता था कि अरे क्या है, आज लगता है कि अब यूपीएससी में नहीं आया रैंक अच्छा, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अब तो रिजर्व लिस्ट की भी उम्मीद नहीं कर रहा, तो कम से कम अब मैं एक चिड़िया जो तार पे बैठी हुई है उसकी तरफ फ्री हूँ। रिस्क तो है चारों तरफ, लेकिन मैं मन की कर पा रहा हूँ। मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं उन लोगों को, ढेर सारे लोगों को जो मेरे स्वधर्म के लोग हैं, यायावर हैं, जिंदा दिल हैं, उन लोगों के साथ बात कर सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ कि कोई एक सपना, कोई एक इच्छा अगर टूटा छूटा तो उससे जीवन नहीं खपता है, उससे जीवन नहीं थम जाता है। तो वो है ना कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ऐसे ही ये बहुत इसी पर सर एक पंक्ति मैं कहूँगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये मेरे जैसा व्यक्ति जो नौकरी छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो सेलेक्ट नहीं हुआ, मुझे नहीं पता है कि नौकरी छोड़ूंगा तो मुझे कोई इतने पैसे देगा भी, मेरा जीवन यापन होगा भी या नहीं होगा, लेकिन मुझ में हिम्मत है। जब मैंने कहा मैं इस धरती पर छुट्टी बिताने आया हूँ, तो छुट्टी बिताने में मैं जंगल जाऊँगा, पहाड़ जाऊँगा, नदियाँ जाऊँगा, बाढ़ में कूदूँगा, रेगिस्तान में दौड़ूंगा,
पहाड़ों से छलांग लगा दूंगा, पैराशूट जंपिंग भी करूंगा, मर गया तो मर गया। और ये भी आकांक्षा नहीं है, ये भी कोई इच्छा नहीं है कि कोई मुझे याद रखे यायावर की तरह। संता सुखाय की भावना लेकर के चल रहा हूँ। तो जो कोई भी मेरी तरह इस जर्नी में सालों से लगा हुआ है, या जिसकी जर्नी अभी शुरू हुई है और हो सकता है लंबी खिंच सकती है, क्योंकि हर किसी की यात्रा है। वो एक शेर है कि कुछ को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। सफर तो में मेरी तरह कोई उम्र भर सफ़र में रह सकता है, उसके लिए भी कहना है कि भाई एंजॉय करो उसे। इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में 5 सालों में मैं कभी बोर नहीं हुआ। आज भी फेल होने के बाद मैं हिंदू और एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, मजे के लिए पढ़ता हूँ, मस्त पढ़ता हूँ। किसी के साथ मैं खुद फॉलो करता हूँ सर, मैं एक्सप्रेस डेली पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है सर वो। तो सिर्फ नौकरी के लिए ये व्यक्तित्व नहीं बना है। हाँ, यूपीएससी एक ऐसी नौकरी थी जिसमें हमारे व्यक्तित्व के अनुसार पढ़ाई हो सकती थी। मुझसे कोई गणित कहता तो मैं नहीं पढ़ पाता। तो मुझे लगता है कि निबंध एक ऐसा विषय है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ, मुझसे विकास सर ने बोला, मुझसे और भी लोगों ने बोला कि वहाँ जो थे कि निबंध में क्या करो कि स्ट्रक्चर बनाओ, 15 मिनट दो। मैंने स्ट्रक्चर बना करके देखा। मुझे लगता था जब मैं निबंध में स्ट्रक्चर बनाता हूँ तब मैं कृत्रिम हो जाता हूँ, मैकेनिकल हो जाता हूँ। एक टेम्पलेट की फॉर्म में हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में लिखना शुरू करता हूँ। मैं पेन उठाता हूँ और मैं लिखना शुरू करता हूँ और मैं बस लिख जाता हूँ। तो जब मैं मन से लिखता हूँ तो वो नदी की तरह बहता है, वो प्रवाह में ही होता है। उसमें भावनाएं शब्दों के साथ बही चली जाती हैं, शब्द में भावनाएं सनी होती है। जब सोच कर लिखता हूँ तो नहीं लिख पाता। तो निबंध एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के मैंने हमेशा प्रयोग की, बचपन से लिखना शुरू किया, घर में माहौल था। तो बीपीएससी में जिस तरीके का 300 नंबर का निबंध है, 1/3 की भूमिका है। यूपीपीसीएस में जिस तरीके से निबंध की भूमिका है, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा निबंध की भूमिका है। मुझे लगा कि कुछ भी करेंगे, लेकिन जो भी ये एप्टीट्यूड है इसका सार्थक प्रयोग जहाँ कहीं भी हो सकता है वहाँ करेंगे। ब्रह्म राक्षस की जो कहावत है, जो हमारे अमरजीत भाई आपके साथी डीएसपी जो कहते हैं कि अपना ज्ञान अगर सच्चे वारिस के सुपुर्द नहीं किया तो शांति नहीं मिलती। जन्नत तो छोड़ ही दीजिए, मोक्ष तो छोड़ ही दीजिए, शांति ही नहीं मिलती, आत्मा भटकती रहती, शांति नहीं। जी हाँ सर। तो उसी ब्रह्म राक्षस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपसे भी मैंने आग्रह किया कि आपने 4था रैंक हासिल किया, आपने एक हिसाब से इस एग्ज़ाम को टॉप किया। तमाम फेलियर के बाद छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे रहे कि जिनकी वजह से आपको असफलता हाथ लगी, लेकिन अंत में सक्सेस नहीं, ग्लोरी आपको मिला एक हिसाब से। तो उस ग्लोरी का उद्देश्य जो है सिर्फ व्यक्तिगत हित और उपयोग तक सीमित न रहे, बल्कि जो भी पे बैक टू सोसाइटी का जो एक काम है। अब मार्केट में ये भी कहना बड़ा बुरा लगता है कि पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, क्योंकि हर गली मोहल्ले में टॉपर्स बिक रहे हैं और बहुत सस्ते भाव बिक रहे हैं। कोई XYZ अमाउंट देता है और वो कह देते हैं मैंने इन्हीं से गाइडेंस लिया था। जी हाँ। और सबसे बड़ी समस्या यही है, उनका अपना कोई मोरल नहीं है, उनका अपना कोई नैतिकता सिद्धांत नहीं है, कुछ नहीं। तो बिकने की बात नहीं है, गिरना भी है। तो मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं कि गिरो भी तो उस खूबसूरत झरने की तरह जो गिरने के बाद भी बहुत खूबसूरत होता है। तो गिरो भी तो किसी ऐसे नैतिक उद्देश्य के लिए, ऐसे किसी कॉमन काज के लिए गिरो कि कम से कम लोग कहेंगे हाँ बदमाश है पर रॉबिन हुड है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब लाइट गई और आपने बताया कि अभी हम किराए के घर में रहते हैं क्योंकि पिताजी ने करप्शन नहीं किया। तो हम जो मिडिल क्लास गाई है भारत के, और शायद मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास कहेंगे, जो एक सरकारी नौकरी में अपना उम्र खपा देता है, करप्शन नहीं करता है, उसके जीवन में आकांक्षाएं नहीं होती हैं, होती होंगी। उसके साथी सहकर्मी जब उससे ज़्यादा बेहतर जीवन स्तर में जीते होंगे, उसके बच्चे जब ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जीते होंगे, तो क्या उसके मन में अपने बच्चों के प्रति इच्छा, प्रेम और स्नेह नहीं उमड़ता होगा? लेकिन आपके पिताजी ने किराए के घर में रहना उचित समझा, बजाय इसके कि वो अपनी नैतिकता बेच दी। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको जन्नत तो एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी जस्ट 2 दिन पहले मैं जो डिस्ट्रिक्ट गया था जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है,
तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई रीडर बाबू, एक रीडर बाबू होते हैं जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं। तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि हाँ कहाँ से हैं। मैंने बताया अच्छे पिता कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है। तो मैंने बताया कि हाँ यहाँ गया से हुई है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका घर वहाँ है, आपकी स्कूलिंग वहाँ से हुई है। देन मैंने बताया कि मेरे पिताजी भी पुलिस सर्विस में थे। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत दिन के बाद, या उन्होंने कहा कि भाई पहली बार देख रहा हूँ कि किसी पुलिस डिपार्टमेंट के, मतलब जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके उनका कोई बच्चा अधिकारी बनकर आया है। नहीं तो नॉर्मली यही देखा है मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो नैतिकता और मूल्य जो होता है सर, कहीं ना कहीं अगर जो कॉज लेकर आप चल रहे हैं, कि आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो नॉलेज है, जो आप चाहते हैं कि दूसरों तक भी पहुंचे और उसका फायदा उठाकर लोग आगे बढ़ें, तो एक मैं कह सकता हूँ इसको, मैं अपने पिताजी के जो व्यक्तित्व है या जो उनका है उसके साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ कि आप भी दूसरों के कॉज के लिए दूसरे को सही सजेशन देना, दूसरों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करना, सोसाइटी में एक ऐसी चीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो मतलब एक विजन है आपका, आप उसको लेकर सारी चीज सैक्रिफाइस करने के ऊपर भी लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है सर, हर कोई नहीं कर पाता है। आपने जो भी मैं बड़ा इमोशनल महसूस कर रहा था कि आपने जब पिताजी की बात की अपने की, रीडर ने कहा कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई सब इंस्पेक्टर का बेटा या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे महकमे का बेटा अधिकारी बनकर आया है। तो उसका उद्देश्य ये था शायद कहने का कि अधिकतर पुलिस करप्ट होते हैं और करप्शन का जो अन्न है वो सात्विक और सपूत तो नहीं पैदा करता। मेरे पिताजी कहते थे कि बढ़े पूत पिता के कर में, एक्चुअली ऐसे है, बाढ़े पूत पिता के कर में खेती, बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर में। अच्छा। उनका ऐसे था कि जो ना समझे इसको कि जो पुत्र होता है, अब भारत पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो पुत्रियों का ऑफकोर्स नहीं जिक्र है, तो फेमिनिस्ट लोग नाराज ना हो। तो पुत्र की जो तरक्की होती है वो पिता के धर्म से होती है। पिता अगर धार्मिक है, धार्मिक मतलब ईश्वर की पूजा सिर्फ नहीं होती, धार्मिक का मतलब अगर उसने अपने ईमान से समझौता नहीं किया, कर्म को ही धर्म माना, सिद्धांतवादी है, सत्यनिष्ठा है, तो उसका पुत्र, उसकी पुत्री जरूर तरक्की करे। और खेती अपने ही कर्म से उपज सकती है, बटाईदारी दे दोगे तो क्या करेगा, ऐसा उनका है। तो ये तो एंड सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ मेरी छोटी बहन का भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, सेम बैच में? उसको सेम बैच में म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो बनी है। जी जी। एमईओ बनी है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। पहली चीज तो म्युनिसिपल बहुत क्या नाम है बहन का, नाम क्या है? जूबी हयात जी। जूबी, ZUBI। अच्छा जूबी। तो जूबी को छोटी है आपसे ना? हाँ, मेरे से 8 साल 9 साल छोटी है सर। अच्छा, फिर ठीक है। जूबी को बहुत बहुत तो बधाई, बहुत बधाई, मतलब कंग्रेचुलेशंस। ये अपने आप में मुझे लगता है कि आपके पिताजी से अनुमति ले करके और आग्रह करके एक बार बातचीत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू बहुत बुरा शब्द है, बातचीत सिर्फ ये समझने के लिए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। एक पिता के लिए सबसे बड़ी जो सफलता है वो अपने पुत्र को सफल होते देखने की है। और मेरे पंकज भैया कहते हैं हमेशा कि सिर्फ माता पिता ही ऐसे होते हैं जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति अपने से ऊपर देखना नहीं चाहता किसी को। हर कोई कॉम्पिटिटर होता है, माता पिता सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते। इवन पत्नियों और पतियों के साथ भी कॉम्पिटिशन इतना होता है कि अभिमान जैसे फिल्म बनानी पड़ती है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। और पुत्र सुपुत्र तो धन संचय से क्या है, पुत्र कुपुत्र तो धन संचय से क्या है। तो पुत्र पुत्री ऑफ कोर्स दोनों। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कहावत थी आज तो ये सच साबित होगी। पिताजी ने धन का संचय नहीं किया, पिताजी ने सुख सुविधा से आपको जन्नत नहीं दिया, लेकिन आपके नाम को उन्होंने जिस तरह से जन्नत
के ख्वाबगाह के तौर पे देखा, वो हकीकत में बदला। तो ये उनको प्रणाम बहुत सारा, सलाम उन्हें। और मुझे लगता है अरे कि एक और जो सर बहुत लोग मिसकंसेप्शन सोचते हैं ना कि अच्छे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, ये जो एक भ्रांति फैली हुई है, हमने अपने घर में कभी नहीं देखा ये चीज कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि मैं अकेला मेल में हूँ, मेल चाइल्ड में, एंड मेरी 3 बहनें हैं। फर्स्ट टीचर हैं, सेकंड जो मेरी सिस्टर हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर स्केल 3 हैं, दिल्ली में हैं वो। मैं हो गया, मेरी छोटी बहन हो गई। सबके साथ उन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट पढ़ाई के लिए पापा को, मतलब किसी ने भी, हम लोग चारों में, पापा इतना पैसा चाहिए, यहाँ क्लास करना है या कोचिंग करना है या कॉलेज जाना है, यहाँ एडमिशन लेना है, हाँ ठीक है निकाल लीजिए। हाँ, दूसरी चीजों में नहीं, बेफजूल के खर्चे में नहीं सर, बट हाँ पढ़ाई के मामले में मैंने देखा। और जो भी कहा जाए सर, ऊपर वाले की कृपा थी या उनका जो भी था, उनकी दुआ थी कि वो अब टेंशन फ्री हैं, उनको ज्यादा मेरी चिंता रहती थी। तो हाँ ठीक है, दे रहा है। ये बड़ा कई भ्रम, कई जो एक झूठे परसेप्शन बना हुआ है वो टूटे हैं। और मुझे लग रहा है ये लोगों को पता होना चाहिए। इस इंटरव्यू की रीच, इंटरव्यू तो नहीं एक्चुअली बातचीत है, संवाद की रीच कितनी होगी नहीं पता। 3-4 परसेप्शन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार के बारे में एक पहला परसेप्शन कि हाईली पैट्रियार्कल, और चूँकि मैं नॉर्थ में रहा हूँ, महाराष्ट्र में इतने सालों से, हाईली पैट्रियार्कल। दूसरा, लड़कियों के बारे में कि उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, सन मेटा प्रेफरेंस है सोसाइटी में, जाति धर्म से लेकर के न मालूम क्या क्या परसेप्शंस होते हैं। वो सारे परसेप्शंस आपके केस स्टडी के माध्यम से टूट गए। और ये बात मुझे भी नहीं पता था, आज जब आपसे बातचीत हो रही तो पता चल रहा है कि एक ही उदाहरण से सारे परसेप्शन टूट गए। सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, जितने भी गांठें थी सालों से लोगों के मन में, वो सब साफ साफ दिख रही है। ऐसी गांठ थी ही नहीं, काल्पनिक गांठें थे, हाइपोथेटिकल परसेप्शन थे। तो इससे ये साबित होता है कि आप, आपकी बहन, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं मिनिमम रिसोर्सेज में। कभी भी अभाव भी आया होगा, अगर इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अभाव की स्थिति भी पैदा हुई होगी। yes. जो लोग भी एक बड़े परिवार में भाई बहनों के साथ पढ़ रहे हैं, रिसोर्स मोबिलाइज नहीं हो सकता, ज़्यादा रिसोर्स कम है, क्रंचिंग, उन लोगों के लिए अपने आप में प्रेरणा स्रोत है कि कम से कम रिसोर्स में भी वो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तमाम फेलोर के बावजूद जीवन में कितना भी खराब कॉम्बिनेशन हो, पीला, हरा, ये खाकी मोजा और काला कोट से ज़्यादा खराब कॉम्बिनेशन, और पीले जूते से ज़्यादा कॉम्बिनेशन खराब हो नहीं सकता। उस कॉम्बिनेशन के साथ आपने इंटरव्यू दिया। yes. तो जीवन में इससे खराब कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता और विजय तरफ नहीं होती। तो पे बैक टू सोसाइटी का जो भाव आपका है, और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी नौकरी तक छोड़ने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब वो कब छोड़ूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं छोड़ूंगा तो मेरी रोजी रोटी चलेगी कि नहीं। लेकिन मेरे पास पैसन है, और वो पैसन है कि 12-13 साल की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ। और हमेशा जब नौकरी में नहीं था तो पैसे लेके पढ़ाता था, बाद में जब भी फ्री गाइडेंस देना पड़ा तो वो भी पढ़ाया मैंने। और पढ़ाना मेरा पैसन है, और पढ़ाना मतलब एक टीचर की हैसियत से नहीं, मुझे लगता है कि वो जो सीखना सिखाना, जवान महसूस करता हूँ, स्पिरिचुअल महसूस करता हूँ, एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। 8-8 घंटे भी अगर पढ़ाना हो तो थकान नहीं होती। वो जो सर पैशन होता है ना पढ़ाने का, उसमें ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले को मैं मतलब जो दे रहा हूँ उससे उसका कल्याण होने वाला है। मेरे पास जो था, हर इंसान के पास अपना एक हिडन ट्रेजर होता है, वो चाहता है कि भाई सामने वाले के साथ मैं शेयर करूं
उसका भी उद्धार हो जाए, वो सीख जाए। मैंने जो गलती की थी वो एटलीस्ट वो ना करे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलती को देखकर सीख जाए और सतर्क हो जाए। अगर आप हैं, हम हैं, जो जो गलतियां हम लोगों ने अपनी लाइफ में कर दी और जो बाद में रियलाइज होता है, क्योंकि उस वक्त तो उस क्षण पता नहीं चलता है, अगर अरे काश ये चीज ना करते तो हो सकता है कि यहाँ सिलेक्शन हो जाता, या ये चीज ना करते तो हो सकता है कि और जल्दी मेरा रिजल्ट हो जाता। अगर इस चीज को शेयर किया जाए तो बहुत लोगों का भला होगा। जो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें कोई बताने वाला मिल जाए जो कुछ गाइड कर दे, क्योंकि आजकल सर मार्केट में ऐसा चल रहा है कि हर लोग फ्री में एडवाइस देने वाले हैं। तो जेन्युइन है कि नहीं है, जो नए बच्चे हैं या जो भी हैं, जो लोग भी इसमें आते हैं, उनको नहीं पता चल पाता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है, किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को नहीं करें। बट एटलीस्ट आप हैं, हम हैं, या जो भी है हमारे टीम में, वो सारे सिलेक्टेड लोग हैं। तो वो जो चीज़ को शेयर करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उससे फ़ायदा तो बहुत होने वाला है। और एक कह भी सकते हैं कि सोसाइटी का जो कर्ज है हम लोगों के ऊपर, उसको भी हम लोग उतार सकते हैं। मैं इसको एक दूसरे तौर पे देख रहा हूँ कि मैं जो ये पढ़ाना मैंने शुरू किया, ये सत्याग्रह के तौर पे देख रहा हूँ। मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ एक्चुअली। सत्याग्रह इस बात का, एक ठीक ठाक स्टूडेंट था, कम से कम ह्यूमैनिटीज़ में बड़ा इंटरेस्ट था, अच्छा लिखता था, अच्छा बोलता था, अच्छी समझ थी, उसके बावजूद मुझे लंबा